का जो कोड है वो है PH302। है इनका आजम यूनिवर्सिटी। ये बहुत फंडामेंटल कोर्स हैं फिजिक्स में से। इसी वजह से इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आपके जितने भी कोर्सेज होंगे वो इसी के ऊपर बेस करेंगे और इसी से आप जो है अपने मजीद कोर्सेज को आसानी समझ सकते हैं। तो यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? आवाज़ आ रही है। यहाँ बोर्ड इशू कर रहा है, 1 मिनट से। अच्छा चलिए, ये सही हो गया बोर्ड। तो अब हम ज़रा इस कोर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप जान लें कि रिकमेंडेड बुक्स कौन से होने चाहिए। यहाँ जो हम बुक फॉलो करेंगे उसमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड जो बुक है वो है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिसिस्ट। और ये लिखा है केन एंड वेबर। सही है, 6th एडिशन भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, 7th एडिशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जिस भी एडिशन को यूज़ करें। तो मैं दोनों को फॉलो करूंगा, 6 भी और साथ में 7th एडिशन भी। सो 6th और 7th एडिशन। अच्छा, नेक्स्ट जो हम यहाँ बुक फॉलो करेंगे वो है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स एज इट इज, लेकिन वो लिखा है हॉब्सन में। तो थर्ड बुक जो हम यहाँ फॉलो करेंगे वो हमारे पास होगा मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स बाय T.L. चाओ। ये तीसरा वाला किस ऑथर ने लिखी है? जी, तीसरी बुक किस ऑथर ने लिखी है? मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स बाय हॉब्सन। ठीक। सही है। और लास्ट वाला T.L. ये चाओ, अल्फा T.L. चाओ। ठीक। तो ये बुक्स हैं जो जिसको हमने फॉलो करना है। और इसके अलावा यहाँ जो हमारे टास्क होंगे वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमारे होंगे असाइनमेंट्स इस कोर्स में, और इसके बाद फिर असाइनमेंट के साथ साथ होंगे क्विजेस, इसको दूसरे अल्फाज में आप सेशनल्स भी कह सकते हैं। और इसके साथ होगा एक मिड और इसके साथ होगा एक फाइनल। तो ये आपने याद रखना है। असाइनमेंट्स के भी अपने मार्क्स होंगे, क्विजेस के भी अपने मार्क्स होंगे। तो
ये दोनों मिला के हम बना लेते हैं तकरीबन लेट्स से 50, ये 50 का बना लेते हैं और 50 का लेट से हम ये बनाते हैं। सही है, ठीक। आ रही समझ में? जी जी हाँ जी। सही है। तो जरा कोर्स को स्टार्ट लेते हैं। कोर्स समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो टाइम की किल्लत की वजह से हमने डायरेक्ट स्टार्ट लेना है। सबसे पहले ज़रा हम जो इस कोर्स में पढ़ेंगे उसमें बहुत ही मुख्तसर सी चीज़ें पढ़ेंगे, मतलब है तो मुख्तसर लेकिन एक बड़े डिटेल अंदाज से हमने पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ आउटलाइंस। हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे टेंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड वेक्टर एनालिसिस, जिसको वेक्टर्स भी आप कह सकते हैं। तो टेंसर एनालिसिस और वेक्टर एनालिसिस को हमने यहाँ पर पढ़ना है। जी, ये बात समझ आ रही है आपको? जी 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 समीरा, आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। सही है। और इसके बाद फिर दूसरा जो हमारे पास चैप्टर होगा, दैट विल बी अबाउट डिटर्मिनेंट्स इन मैट्रिसेस। और थर्ड चैप्टर हमारा होगा सीरीज के हवाले से। ये फिजिक्स की सबसे बुनियादी चीजें हैं और सबसे अहम चीजें हैं। और लास्ट हमारा होगा फोर्थ वन, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स वगैरह फिर हम देखेंगे। और इसी के साथ फिर एक फ्री टॉपिक होगा जिसको हम लोग नाम देते हैं फोरियर सीरीज का, और साथ में इसके ट्रांसफॉर्म्स भी पढ़ेंगे थोड़े बहुत। तो ये हमारा ओवरऑल कोर्स है जिसमें हमने टेंसर्स, डिटर्मिनेंट्स और सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स और फोरियर सीरीज को स्टडी करना है। यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिस पे हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो हमारा है टेंसर्स। ये टेंसर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। हम अगर मैट्रिसेस को पढ़ेंगे तब उसको भी हम टेंसर्स के अंदाज से पढ़ेंगे। और दूसरी बात यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि इस कोर्स में काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। तो मतलब अब मैट्रिसेस हम स्टडी करेंगे लेकिन उसको हम अपने अंदाज से स्टडी करेंगे, टेंसर्स के अंदाज से, और उससे जो भी रिलेटेड मटेरियल्स हैं वो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। और मैं आपको जो प्रॉब्लम्स दूंगा वो भी ना आपको नेट में मिलेंगे और ना ही आपको किसी बुक में मिलेंगे। तो इस बात को आपने ज़हन-नशीन करना है। तो लेक्चर के हर पॉइंट को आपने सही तरह समझना है और ख़ासकर टेंसर्स को आपने फोकस करना है। तो टेंसर को समझने के लिए हमें पहले वेक्टर को समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि टेंसर्स को हम कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और वेक्टर्स की बजाय हम टेंसर्स को क्यों तरजीह देते हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अब हमारा काम यही है। तो सबसे पहले हम आते हैं, स्टार्ट लेते हैं अपने कोर्स का चैप्टर नंबर 1 से। Review of vector analysis. Review of vector analysis. जी समीरा, आप बताएं वेक्टर एनालिसिस स्केलर्स के बारे में कुछ बताओ। वेक्टर वो है सर जिसका डायरेक्शन होता है, जो किसी खास डायरेक्शन में हम ड्रा करते हैं। अच्छा, और स्केलर सिर्फ एक क्वांटिटी होती है। सही है। ये बोर्ड इशू कर रहा है, लैपटॉप थोड़ा सही नहीं है, तो बस आप गुजारा कर लें। ठीक है।
अच्छा, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, वही बेसिक से डेफिनेशन है। स्केलर्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, कोई यूनिट। मैग्नीट्यूड का मतलब है नंबर, और साथ में क्या हो, यूनिट हो। वेक्टर्स के बारे में भी आप जानते हैं कि ये आपके पास क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड इनका होता है, और साथ में इनकी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। वेक्टर को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। वेक्टर को हम या तो बोल्ड फेस लेटर से ड्रा कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो एरो ऊपर लगा सकते हैं, या तो एरो नीचे लगा सकते हैं। अगर लेट से आपके पास कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल वेक्टर कुछ इस अंदाज से है कि ये z है, ये आपके पास y है, ये आपके पास x है। स्पेस में हम किसी वेक्टर को ड्रा करते हैं, विच इज लेट कॉल दैट दिस वेक्टर इज कॉल्ड a। अगर ये कोई वेक्टर a है, सही है, तो इस वेक्टर के अगर आपके पास प्रोजेक्शंस हैं, तो इसके प्रोजेक्शंस आपको पता है कि ये वेक्टर हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो a है दिस, अच्छा सॉरी, इस वेक्टर को एक्सप्रेस करने का तरीका ये है कि आप इसके कंपोनेंट्स लिखें इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई वाई यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड जेड यूनिट वेक्टर। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ से हमारे लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, और आपको, यार ये तो लैपटॉप पता नहीं क्या क्या कर रहा है, क्यों बार बार व्यू हो रही है? ये असल में लैपटॉप जो है वो टूट गया है, इस वजह से। अच्छा, ये कोई वेक्टर आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो अगर हम एंगल्स के हवाले से देखिए, तो यहाँ लेट से जो एंगल्स बनते हैं, इन एंगल्स को हम क्या नाम देते हैं, लेट से ये आपके पास क्या है, अल्फा है, और यहाँ जो एंगल बनता है इसको हम लोग नाम देते हैं बीटा का। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा और ए वाई इक्वल्स टू ए कॉस बीटा, और बिल्कुल इसी के साथ ये डिस्टरबेंस पे ला रहे हैं यार। इसी तरह से आपके पास ए जी है, जिसको हम लिख सकते हैं ए कॉस गेमा, इसको हम लोग नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर है। अगर आप वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, देन वी कॉल दिस डायरेक्शन। क्लियर, क्योंकि एंगल आपको डायरेक्शंस बताते हैं कि आप किसी वेक्टर को किस जानिब रोटेट कर रहे हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये आपके पास जो एंगल है, ये आपके पास लेट से गेमा है, ये आपके पास लेट से बीटा है। लेट से आप यहाँ कोई एंगल ड्रा करते हैं, इसको फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ये अल्फा है, तो इन एंगल्स के टर्म्स में अगर आप किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, देन वी कॉल दिस डायरेक्शन कोसाइंस। लेकिन अब जरा थोड़ा हम आगे चलते हैं इसको सही तरह समझने के लिए, कि अगर आपके पास लेट से कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है जो हमने ड्रा किया है, आप अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हैं, आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मतलब ये ए है, ए का आप ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, सेल्फ प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, तो उसमें ए एक्स और ए एक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ए एक्स की वैल्यू आपको पता है कि वो ए कॉस अल्फा के बराबर है। तो ए कॉस अल्फा से सिर्फ आपके पास क्या बच जाएगा, कॉस अल्फा स्क्वायर बच जाएगा, और इसी तरह से ए वाई से आपके पास क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साथ में cos अल्फा आएगा। तो इसी तरह से ए जी के लिए भी है, तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लें और साथ में क्या करें, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गेमा। जी बताएं। ये ए स्क्वायर जो हम ले रहे हैं जी किस चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये थोड़ा समझें। देखिए इस तरह से है ना,
अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, यानी ए वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर के साथ। जब आप ए वेक्टर को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ए वेक्टर में देखो 3 कंपोनेंट्स ये चीजें हैं, उसमें देखिए आपके पास ए एक्स है, ए एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, ये देखिए यहाँ पर है ए एक्स, ए कॉज एल्फा, सही है। तो ए कॉज एल्फा एक वेक्टर का और ए कॉज एल्फा दूसरे वेक्टर का जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए क्या हो जाएगा, इसके फिर कॉमन ले लिया, ठीक। हाँ एग्जैक्टली, और फिर सब में से उनको कॉमन ले लिया और कॉस स्क्वायर एल्फा बचा, फिर कॉस स्क्वायर बीटा, फिर कॉस स्क्वायर गामा, सही है। ये सारे के सारे किस चीज की इक्वल है, ये 1 की इक्वल है, so this is equal to a square। ये आपके पास क्या हुआ, a square की इक्वल हुआ। अब आते हैं टॉपिक की तरफ की, स्केलर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या होता है। अच्छा, आपको पता है कि लेट्स से स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास अगर लेट्स से ये कोई वेक्टर है और ये 2 वेक्टर्स हैं जो टेल टू टेल्ड हैं विद वन अनदर विद एन एंगल ऑफ थीटा, तो आपको पता है कि अगर हम इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, मींस अगर इनका प्रोजेक्शन देखना चाहते हैं, तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि दिस वुड बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एज अ प्रोडक्ट to the magnitude of b vector multiplied with cos of theta, सही है। अब ये जो थीटा है, ये जो आपके पास थीटा है, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए, दिस इज डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। ये क्यों डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, हालांकि ऊपर मैंने आपसे कहा था कि आपको ये एंगल्स डायरेक्शन बताते हैं, इसी वजह से इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं, लेकिन यहाँ ये एंगल इंडिपेंडेंट है, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड या तो निकाल रहे थे, हाँ मैग्नीट्यूड की वजह से इंडिपेंडेंट है जी, नहीं, इसका ये रीजन नहीं है। अच्छा, ये बहुत ज्यादा जो है वो ट्रिकी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इसके बारे में पता नहीं है। उसका जो मेन रीजन है कि ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट क्यों है, बिकॉज जो आपके पास cos थीटा है, cos थीटा इज इवन फंक्शन। cos थीटा कौन सा फंक्शन है जी सुनीला, cos थीटा कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। क्या मतलब है, मतलब अगर आप इसके एंगल में माइनस भी लिखे तब भी आपके पास ये क्या बनेगा, समझ आया क्या नहीं है, इसी वजह से ये डायरेक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अगर आपके पास कोई वेक्टर, अगर 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे ही लिखा जाता है ना कि ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, अब यहाँ से लेक्चर स्टार्ट होता जा रहा है, प्लस ए जेड बी जेड, ऐसे ही लिखा जाता है जी, ऐसे ही लिखा जाता है समझा जी। तो एक एक्स को एक्स के कंपोनेंट के साथ वाई को वाई कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट वाला वेक्टर है इसमें z आया है, यानी हम यूज कर रहे हैं x को यूज कर रहे हैं, y को यूज कर रहे हैं और साथ में किसको यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं लास्ट में, z को। अब देखिए यहाँ से लोग जो है वो आपके ऊपर पाबंदी लगाते हैं, आपको रोकना चाहते हैं कि भाई बस आपने z से आगे जा सकते हैं, हम z से आगे, हाँ अगर वेक्टर डायमेंशंस की बात करें तो जा सकते हैं, तो मुश्किल नहीं, वैसे ही आपके पास ये जो लेटर्स वगैरह हैं इनके जरिए से जा सकते हैं, नहीं बता सकता, z से आगे तो नहीं जा सकते हैं बिकॉज इट इज फ्रॉम a to z। तो इस वजह से अब हम क्या करेंगे, अपने नोटेशन को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर हम इन डायमेंशंस तक जाना चाहते हैं या हायर डायमेंशन में जाना चाहते हैं तो फिर तो सिर्फ z नहीं होगा। अगर फोर स्पेस की बात करें तो उसमें भी आपके पास जो है वो सिर्फ z तक आप नहीं रोक सकते हैं, तो इस वजह से हम अपने नोटेशन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे।
तो नोटेशन को चेंज करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पर ये जो अच्छा इनको कहते हैं इंडिसेस, ये चीजें कहलाते हैं इंडिसेस। क्या कहलाते हैं? इंडिसेस। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा x है, x को हम लेबल करते हैं किस चीज से? 1 से। y को लेबल करेंगे किस चीज से? 2 से। और z को लेबल करेंगे 3 से। अब देखें, अब हम आगे जा सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 5 एंड जहां तक जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। सही है। तो यहां से याद रखना है कि हमने अपना नोटेशन चेंज कर लिया। एक्स वाई जेड की बजाय हम किसको यूज करेंगे? 1 2 3 को यूज करेंगे। अगर मैं लिखूं इस तरह से, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब इसी वेक्टर को मैं लिखना चाहता हूं, इसको डॉट प्रोडक्ट के दिस इज a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब देखिए यहां से आपको पता चल रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि a1 क्या है तो आप क्या बता सकते हैं? A1 जो है, हाँ A1 हाँ, A- क्या है? A1 x ax के बराबर है। एग्जैक्टली x को a1 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 जो है वो उसकी नेचर ऐसी है जिसे ax की नेचर है। तो बस ये नोटेशन आपने याद रखने हैं। अब इसके यहाँ से आगे फिर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इसको और भी मुख्तसर अंदाज में कैसे लिखें। यहाँ से आपके पास इम्पोर्टेंट पैरामीटर निकल कर आएगा। तो इसको आप मुख्तसर अंदाज में ऐसे लिख सकते हैं, जरा देखें, ए आई बी आई और साथ में मैंने लगाया समेशन। आई पर समेशन है 1 से लेकर कहाँ तक? 3 3 तक। क्या इस वाले इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? समेशन के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकता हूँ ना? ठीक है। वेरी गुड। क्योंकि देखो आई की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते तो a1 b1 फिर समेशन है प्लस, फिर आई की वैल्यू 2 पुट करो a2 b2 फिर समेशन प्लस, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 3 पुट करें सो a3 b। एक बात और भी आ गई है जी यहाँ पे, आपने फिर उसके ऊपर फिर लिमिट लगाया, यानी 3 तक आगे हम नहीं जा सकते। नहीं, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये लिखा, ताकि आपको ये समझ आए कि ऊपर वाले को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। अगर जनरल में लिखे तो फिर 3 की जगह n लिखेंगे। एग्जैक्टली फिर 1 से लेके n तक आप जा सकते हैं। सही है। अच्छा, इस चीज को मैंने आपसे कहा था कि इसको कहते हैं इंडिसेस। इसको क्या कहते हैं? इसको इंडिसेस कहते हैं। अगर ये सिंगुलर हो तब इसको कहते हैं इंडेक्स, और अगर प्लूरल हो तब इसको क्या कहते हैं? इंडिसेस कहते हैं। लेकिन अब आप इस चीज को जरा देखें कि यहां पर एक बात कॉमन है। कौन सी बात कॉमन है यहां पर? इस इक्वेशन में जी, कोई खास बात है इसमें? दोनों में आई तो एक आ रहा है, ए आई बी आई। वेल डन। इसमें आई जो है ये कहलाता है रिपीटेड इंडेक्स। ऐसा ही है, रिपीट हो आई रिपीट हो रहा है, और इस रिपीटेड इंडेक्स के ऊपर क्या है? समेशन है। यहां तक समझ आई आपको बात? तो अब आइंस्टाइन ने कहा कि मैं क्यों ना यहां पर एक खास सिंबल इंट्रोड्यूस कराऊं, ऐसा सिंबल जिसमें आप किसी इक्वेशन को और भी ज्यादा सिंपल फॉर्म में लिखें। तो आइंस्टाइन समेशन में मैं इसको जरा वाज़े लिखूं, डॉट बी इक्वल्स टू ए आई बी आई। ये बात समझ आ रही है? ए आई बी आई। इसको कहते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। क्या कहते हैं इसे? आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या है? समेशन इज ओवर
रिपीटेड इंडिसेस। सही है। यानी इसका क्या मतलब है? अब देखो आई रिपीट हो रहा है, आप समझ जाए कि अगर आई रिपीट हो रहा हो या कोई भी इंडेक्स रिपीट हो रहा हो या इंडिसेस रिपीट हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि उस चीज के ऊपर समेशन है। यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं, समझ आ गई बात? तो यहाँ पे जो उसने समेशन नहीं डाला है, तो आई की जगह में क्या वैल्यू पुट करूँ जो समेशन का सिंबल होता है? अब देखो यही तो पहले मैं आपको बता रहा हूं ना, उसने समेशन तो नहीं डाला है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर क्या है। ठीक है, अंडरस्टूड सिचुएशन उसमें बताइए सही आता है, है। अंडरस्टूड। इसी वजह से तो इसको कहते हैं आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन। यानी आप इस इक्वेशन को ऐसे ट्रीट करेंगे जिस तरह से ये वाला इक्वेशन है, और इस वाले इक्वेशन को बिल्कुल आप ऐसे ट्रीट करेंगे जिस तरह ये इक्वेशन है। तब देखिए यानी मजीद हम किसी बड़ी इक्वेशन को कितना छोटा छोटा करके लिखते जा रहे हैं। इस इक्वेशन का नेचर जो है सिंपल है, जो समेशन वाला है उसी तरह है, तो उसका रिटर्न लिखने में थोड़ा आसान है। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी वजह से तो हम इसको लिखना चाहते हैं, ताकि फिर अगर हम हायर डायमेंशन में हायर स्पेसिस में बात करें तब हमारे लिए वो बात फिर आसान हो। सही है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं, अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज समझना है, जो रिपीटेड इंडिसेस हैं इनको एक खास नाम देते हैं। दीज आर कॉल्ड डमी इंडिसेस। इनको हम लोग क्या नाम देते हैं? डमी इंडिसेस। डमी इंडिसेस क्या होते हैं? वो इंडिसेस जो रिपीट होते हों, या दूसरे अल्फाज में वो इंडिसेस जिसके ऊपर समेशन हो, उसको हम लोग नाम देते हैं डमी इंडिसेस। वो जो रिपीट हो रहे हो या जिसके ऊपर क्या हो, समेशन हो, उसको हम लोग नाम देते हैं डमी इंडिसेस। और इसके अलावा और भी इंडिसेस होते हैं जिनके ऊपर समेशन नहीं होता, उनको हम लोग नाम देते हैं फ्री इंडिसेस। फ्री इंडिसेस जो फ्री हो, नो समेशन। ये दो चीजें मैं बार बार यूज करूंगा लेक्चर में, डमी इंडिसेस और फ्री इंडिसेस। सही है, समझ आ गया आपको? इसमें कोई मसला तो नहीं है?